हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। और आई एम क्षितिज सचान और आज मैं बातचीत करने वाला हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, दैट इज सुपर एलिवेशन। सभी को पता है सुपर एलिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार एग्जाम में, स्पेशली इन द केस ऑफ गेट एग्जाम, बहुत गेट एंड ईएससी एग्जाम, और अगर मैं बात करूँ आपके स्टेट एई और जेई एग्जाम की भी, तो फ्रिक्वेंटली यहाँ से आपको क्वेश्चंस थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। व्हाट इज द सुपर एलिवेशन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं इस सेशन में। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो अभी हम लोग बातचीत करेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज सुपर एलिवेशन। ये सुपर एलिवेशन है क्या? तो एक मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, आप इसको रिफर कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जैसा आप सभी को पता है। तो यहाँ पर पहले इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Super elevation is the transverse slope provided to counteract the effect of the centrifugal force and reduce the tendency of the vehicle to overturn and to skid laterally outward by raising the pavement outer edge with respect to the inner edge. Super elevation is represented by small e. सबसे पहले बात तो यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे, टर्म हम यूज कर लें सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन के लिए ही हम एक टर्म और यूज कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैंट, या फिर इसी के लिए आप एक टर्म यूज कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग। तो सुपर एलिवेशन बोला जाए, कैंट बोला जाए, बैंकिंग बोला जाए, इन सब का मतलब एक ही है कि रोड के आउटर एज को आप हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड कर रहे हैं एज कंपेयर टू द इनर एज। पहला सवाल, क्या सर हर जगह सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे? अभी तक तो डिस्कशन से मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे रोड के आउटर एज को हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड करना है एज कंपेयर टू द इनर एज ऑफ द रोड। क्यों प्रोवाइड करना है? बिकॉज जब हमारे व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यू कैन रेफर, जब हमारे व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारे व्हीकल में दो तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं, जो इंसिडेंट हैं, जो अकर हो सकते हैं। पहला इंसिडेंट आपने देखा, ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल, एज यू कैन सी योर व्हीकल में ओवरटर्न और लेटरल स्किड का भी प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकता है। तो अगर हिंदी में आसान भाषा में बात करें हम लोग, तो मैं बोल सकता हूँ कि जब कभी भी हमारे व्हीकल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से दो प्रॉब्लम आएंगी हमारे पास, एक तो लेटरल स्किड की और दूसरा ओवरटर्निंग की। ये दोनों ही प्रॉब्लम जो हैं वो डिज़ायरेबल नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का लेटरल मूवमेंट हो आपके व्हीकल का, या फिर हमारा व्हीकल ओवरटर्न करे। तो अभी तक की कहानी से ये क्लियर हो रहा है कि जब कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी होगा, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी की वजह से व्हीकल में ओवरटर्निंग और लेटरल स्किड का प्रॉब्लम आ सकता है। एज अ डिजाइनर और अपने यूजर को सेफ रखने के लिए हमें उसके इफेक्ट को खत्म करना है। डायरेक्टली वी कैन से वी आर प्रोवाइडिंग द सुपर एलिवेशन जस्ट टू काउंटर द बैलेंस ऑफ द पी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं विद द नोटेशन पी। अब मुद्दा ये है, सवाल ये है कि सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा ही क्यों? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें तो नहीं दिखा कभी आज तक, या अगर होता भी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी तो किन कंडीशंस में होता है, अब ये आप जानना चाह रहे हैं। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द स्ट्रेट रोड। क्या इस रोड पे कोई कर्व दिख रहा है आपको? आंसर विल बी नो। यहाँ पर किसी भी तरीके कोई कर्व नहीं, कि स्ट्रेट सा रास्ता है, अरे सीधा सा रास्ता है। आप टॉप व्यू देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर व्हीकल एंड यू आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन समथिंग लाइक दिस। जाहिर सी बात है, इस व्हीकल है तो इस व्हीकल का मास होगा और ये व्हीकल किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा है। लेट्स से दिस व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड। ये v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, आप स्पीड को मीटर पर सेकेंड में या फिर kmph में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूरे सब्जेक्ट में जहाँ पर भी मैं नोटेशन लूंगा स्मॉल v, दैट मीन्स मैं स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मीटर पर सेकेंड में। और जब कभी भी मैं कैपिटल वी नोटेशन यूज करूंगा, दैट मीन्स आई एम रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन kmph। यहां तक की कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्हीकल हमारा m मास का व्हीकल है, मूव कर रहा है v स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से आपका व्हीकल जा रहा है। यहां पर रेडियस कुछ है नहीं, रेडियस ऑब्वियसली इन्फिनिटी, स्ट्रेट पाथ है। p फोर्स की अभी यहां पर कोई सीन नहीं है। एज की आपने बात करी थी, तो आप बोल सकते हैं दिस इज द एज 1 ऑफ द रोड एंड दिस इज द एज 2 ऑफ द रोड। ऑब्वियसली इस सिचुएशन पे जहां पर कोई भी कर्व नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी एक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर इन दोनों का जो लेवल होगा
इनर एज और आउटर एज का कोई सीन नहीं, यहां पर दोनों एज जो होंगी, एजेस विल बी एट द सेम लेवल। बात समझ में आ रही है भाई? जब सेंट्रीफ्यूगल, अभी कोई सुपर एलिवेशन की जरूरत ही नहीं है। आपने बोला ना अभी पिछली स्लाइड में कि सुपर एलिवेशन हमें तब चाहिए होगा जब पी आएगा। अब देखो यहाँ पर पी क्या है, तो आप सभी ने पढ़ रखा है, पी इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर, देखो m तो बॉडी का मास है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। व्हीकल हमारा किसी न किसी स्पीड से भी मूव कर रहा है, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। बट ड्यू टू द इन्फिनिटी रेडियस p इज गोइंग टू बी जीरो। मतलब जब हमारा व्हीकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो वहां पर किसी भी तरीके का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। यहां पर किसी भी तरीके का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो ये कैसे हमारे लिए लेटरल मूवमेंट को कराएगा, कैसे व्हीकल हमारा लेटरली मूव करेगा, या फिर कैसे हमें ओवर टर्निंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये दोनों प्रॉब्लम तो तब आएंगी ना मेरे भाई जब पी होगा पिक्चर में, तो पी तो अभी छुट्टी पे है। इसीलिए स्ट्रेट रोड जब कभी आप देखोगे तो उसमें इनर एज और आउटर एज एज सच कोई कंसेप्ट नहीं है। इन द केस ऑफ स्ट्रेट रोड, both the edges of the road will be at the same level. I hope this point is clear to everyone. Yes or no? चलिए, तो सर ये पी को लाइए जरा पिक्चर में। पी तो गैप है, कहाँ निकल गया छुट्टी मनाने? कहीं नहीं गया, पी यहीं पे है। तो ये पूरी कहानी मैंने तुम्हें समझा दी। ये तुम्हारा एज 1 था, लेट्स से दिस इज योर एज 2। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आरएल की बात करें, रिड्यूस लेवल आरएल ऑफ एज 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू द आरएल ऑफ एज 2। दोनों ही एजेस सेम लेवल पे हैं, दोनों ही एजेस जो हैं वो सेम लेवल पे हैं, किसी भी स्ट्रेट रोड में आप देख सकते हैं। यस, चलो सर, तो पी एक बार इंट्रोड्यूस करिए तो फिर मजा आए सुपर एलिवेशन को समझने में। पी को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तुम बोल लो तो। ये एक देखो कर्व रोड दिख रही है, ये एक रोड का पोर्शन मैंने आपको दिखाया जो कि कर्व है। जाहिर सी बात है ये कर्व आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। दिस इज द कर्व समथिंग लाइक दिस। चलो इसी चीज को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ये एक मैंने रोड बनाई है, ठीक है। जाहिर सी बात है दो एजेस आप देख पा रहे, दिस इज गोइंग टू बी E1 एंड दिस इज गोइंग टू बी E2। ये मैंने एज बोल दी E1 एंड दिस इज द एज E2। क्लियर है भाई? E1 और E2 की कहानी क्लियर है यहां तक? बोलो। एक एज का नाम दे दिया E1, दूसरे एज का नाम दे दिया E2। सवाल ये है सर कि क्या इसमें इनर एज और आउटर एज का कोई कंसेप्ट है? बिल्कुल है। अगर ये कर्व है तो कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर होगा ना, कहीं ना कहीं तो ये सेंटर होगा। अब अगर मुझे इस कर्व की, इस रोड की रेडियस को मेजर करना है तो एक येलो लाइन आप देख पा रहे हैं, एक येलो लाइन आप देख पाएंगे इस तरीके से, जिसको बोलते हैं सेंटर लाइन ऑफ द रोड। सेम ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं उसी को मैं यहां पर समझाने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यस, तो सर ये कर्व का रेडियस कैसे डिफाइन करें? अगर मुझे इस कर्व, अब किसी भी कर्व को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए आप उसके रेडियस के थ्रू उसको डिफाइन कर सकते हैं। इतनी रेडियस का कर्व आपने प्रोवाइड किया है, या फिर डिग्री ऑफ कर्व के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द रेडियस टू डिफाइन द कर्व। अब सर कर्व तो एक है, अब मेरे पास प्रॉब्लम ये कि मैं रेडियस ये मेजर करूं R1 E1 से, या फिर मैं रेडियस मेजर करूं आउटर से, दिस इज गोइंग टू बी R2, या फिर मैं रेडियस मेजर कर लूं सेंटर से। तो कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ये देखिए, तो ये 3 रेडियस मैंने दिखाई हैं, R1, R2 और R3। R1 वी आर मेजरिंग फ्रॉम द E1, R2 वी आर मेजरिंग फ्रॉम द E2, और ये जो सेंटर येलो लाइन है, यहां से इस कर्व की रेडियस मैंने मेजर की है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R3 से। सर कर्व तो एक ही है, यहां पे तो सर एक ही कर्व प्रोवाइड कर रखा है ना। अब इस कर्व की 3 रेडियस कैसे हो गई? तो एक पॉइंट यहां पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ऑलवेज वी विल डिफाइन द रेडियस ऑफ द कर्व फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। सेंटर लाइन ऑफ रोड से हम कर्व की रेडियस को डिफाइन करेंगे। तो अब प्रॉब्लम खत्म होगी, मतलब जो मेन रेडियस रहने वाली है किसी भी कर्व को डिफाइन करने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी R3 एंड दैट वी विल मेजर फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ये कहानी क्लियर है? तो ये जो कंफ्यूजन था, इनर से मेजर करें आउटर से मेजर करें,
आई होप ये पॉइंट भी सभी को क्लियर हो गया। अभी आते हैं सुपर एलिवेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसमें अभी हम लोग जस्ट एंट्री करने वाले हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था और कहीं ना कहीं इसमें हम कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इस पार्ट को भी यहाँ पर कवर कर लिया। जैसे ही आपने कर्व को डिफाइन कर लिया, गेम हो गया। गेम पता क्या हुआ, अब तुम बोल सकते हो कि सर ये कर्व की रोड की जो दो एजेस है ना, E1 और E2, इनको और अच्छे से मैं समझ गया हूं, इसको क्या मैं इनर एज ऑफ द कर्व बोल सकता हूं? E1 को बोलो भाई, क्या ना इसे इनर, E1 इज गोइंग टू बी द इनर एज ऑफ द रोड, सिमिलरली E2 इज गोइंग टू बी द आउटर एज ऑफ द रोड। आई होप ये इनर आउटर कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी कर्व के लिए, पॉइंट क्लियर है। इसी का दूसरा एग्जांपल देखिए, लेट्स से आई एम डिफाइनिंग दिस कर्व, लेट्स से आई एम डिफाइनिंग दिस कर्व, दिस इज द एज ए एंड दिस इज द एज बी। अब जाहिर सी बात है, इसमें अगर आपको इनर और आउटर डिफाइन करना है तो सबसे पहले तो आप देखेंगे इस कर्व का सेंटर कहाँ है। लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द कर्व, तो आप बोलेंगे दिस ए इज गोइंग टू बी द इनर एज, A is going to be the inner edge of the road and B is going to be the outer edge of the road. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दोनों ही पॉसिबिलिटी, ये कर्व भी मैंने ले लिया। नेक्स्ट स्लाइड में इनर और आउटर का गेम हो गया क्लियर, ठीक है। अब इनर और आउटर की बातचीत हम लोग समझ चुके हैं, तो आते हैं उसी टॉपिक पे कि सर P फोर्स को इंट्रोड्यूस कराइए, और जैसे ही P फोर्स आ जाएगा उसके बाद हमें कुछ डिजाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज P फोर्स आपके व्हीकल को या तो लिटरली मूव करा देगा और या तो ओवरटर्न करा देगा, और दोनों ही डिजायरेबल नहीं है। आते देखिए, लेट्स से आई एम टेकिंग अ व्हीकल, यहां पर मैंने आपका व्हीकल ले लिया, वही पुराना वाला जो अपना व्हीकल था। सेंटर लाइन हटा दूं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ये अपना वही व्हीकल है M, मूविंग विद द स्पीड V। आप सभी को पता है, बचपन में हमने पढ़ा था कि जब कभी भी कोई भी बॉडी कर्व पाथ में मूव करती है, तो कर्व पाथ में मूव की वजह से उसमें एक सूडो फोर्स एक्ट करता है, और उस सूडो फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है, वो हमेशा आपकी बॉडी को अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाने की कोशिश करता है। आई होप ये बात आपको याद है, और उसी फोर्स को हम लोग बोलते थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। तो जैसे ही आप यहाँ पर, क्योंकि R एग्जिस्ट कर रहा है इस कर्व में, कोई ना कोई रेडियस एग्जिस्ट होगी, किसी न किसी रेडियस का एक कर्व है, तो जैसे ही मैं देखता हूँ P इज इक्वल टू होता है, P इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एंड दिस इज गोइंग टू बी mv स्क्वायर बाई R। क्या व्हीकल का मास है? क्या व्हीकल का मास यहाँ पर आपको दिख रहा है? बिल्कुल, व्हीकल है तो उसका मास भी होगा। क्या व्हीकल हमारा किसी स्पीड से मूव कर रहा है? यस, व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v। क्या ये व्हीकल किसी कर्व पाथ में मूव कर रहा है? और जाहिर सी बात है, कर्व पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव टेकन द हेल्प ऑफ R। यस, M इज देयर, V इज देयर, R इज देयर, मतलब पिक्चर में P आ चुका है। खेल बदल गया। और इसकी फितरत की अगर आप बात करोगे तो P फोर्स की टेंडेंसी हमेशा ये रहेगी कि जब कभी भी आपका व्हीकल मूव करेगा, दिस विल ट्राई टू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर, तो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ P। ये आपके P फोर्स की डायरेक्शन है। और तुम्हें नहीं लगता है, आप एक कर्व में मूव कर रहे थे, आपको पता भी नहीं था, और एक अचानक से एक ऐसा फोर्स है जो लगातार आपके व्हीकल पे एक्ट कर रहा है, जो आपकी पूरी बॉडी को अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटर टूवर्ड्स द आउटर एज मूव कराना चाह रहा। अगर ये व्हीकल आउटर एज की तरफ मूव करेगा, तो इसी को तो मैं बोल रहा हूं लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। और ये जो लेटरल मूवमेंट हुआ, ये जो हमारा व्हीकल आउटर एज की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है? दिस इज ड्यू टू द फोर्स P। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P की वजह से गेम हो रहा है। तो जो पहला पॉइंट था लेटरल मूवमेंट वाला, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सेम P फोर्स विल ट्राई टू मूव योर व्हीकल, ये इसको ओवरटर्न भी करा देगा भाई, समझो। अब एक पहिया यहां पर लगा होगा, एक पहिया यहां पर होगा, एक पहिया यहां पर होगा, व्हील। तो लेट्स से दिस इज गोइंग, व्हेनेवर द P फोर्स, जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और अगर आप उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो दिस विल ट्राई टू ओवरटर्न योर व्हीकल। तो जनरली आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कर्व में अगर आप जा रहे हैं, हाँ, तो बाहर की तरफ व्हीकल आपका क्या कर जाता, आउटर एज की तरफ क्या कर जाता, ओवरटर्न कर जाता है। तुम चाहते हो ऐसा कि तुम जब कभी भी कर्व में या कोई भी
आप कोई ऐसी रोड बनाएं जहां पर अगर, क्योंकि और कर्व हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वी हैव नो चॉइस। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कर्व की, आगे हम लोग बात करेंगे वर्टिकल कर्व की। टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द रोड, टू चेंज द डायरेक्शन, वी नीड टू प्रोवाइड द कर्व। यस और नो? बिना कर्व तो काम चलेगा नहीं। लेफ्ट जाना है, टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हाईवे अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है, तो वहां पर आपको कर्व डिजाइन करने पड़ेंगे। तो इसका कोई चॉइस नहीं कि सर हम कर्व प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। यस। तो जैसे ही कर्व के बारे में आपने सोचा, गेम बदल गया है। स्ट्रेट में किसी भी तरीके का कोई भी पी फोर्स नहीं था, तो आपने कुछ खास उसके लिए डिजाइन में किया भी नहीं। बट जैसे ही व्हीकल हमारा कर्व पे मूव करने पहुंचा, एम, वी और आर की वजह से पी आया, और जब आपने पी को एनालाइज किया, पी को समझने की कोशिश की, तो पी ने बताया कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे व्हीकल को लिटरली मूव करा दूंगा, या फिर उसको ओवरटर्न भी करा सकता हूं। अब तुम तो ऐसा चाहते नहीं हो, तुम चाहते हो तुम्हारा व्हीकल लिटरली मूव भी ना करे और ओवरटर्न भी ना करे। तो अब क्या करें उसके लिए? कौन है ऐसा, कौन है जो जब ये व्हीकल हमारा मूव कर रहा होगा तो इसको रोके? अब जाहिर सी बात है, मुझे किसी ना किसी तरीके से, मुझे किसी ना किसी तरीके से इस पी को बैलेंस करने के लिए कोई एक एक्स फोर्स इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। भाई ये कोई बॉडी है, इसको कोई बाहर खींच रहा है, तुम चाहते हो बाहर ना जाए तो तुम अंदर खींचने लगो, आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। यस और नो? अरे ये पेन है, ना ये लेफ्ट मूव करे ना ये राइट मूव करे, तो दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स अगर सेम होगा तो कहीं भी नहीं मूव करेगा ना। मान लो इस तरफ का फोर्स ज्यादा हो गया, इट विल मूव लाइक दिस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो लेकिन ये बात तो सर समझ में आ गई, और पी तो मैंने इंट्रोड्यूस किया नहीं था। पी तो यह आ गया टर्न की वजह से, व्हीकल हमारा कर्व पाथ में मूव कर रहा था, जिसकी वजह से पी आ गया पिक्चर में। तो अब ये एक्स फोर्स कहां से जनरेट करें, ये प्रॉब्लम। अब रस्सी लेकर तो खड़े नहीं रहेंगे वहां पे कि टाई कर दिया व्हीकल को और कर्व में पकड़ के खड़ाएंगे, नहीं नहीं, पी बाहर ले जाएगा, हम उसको अंदर रोक लेंगे। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना मेरे भाई, समझ रहे हो बात? अब मेन समस्या ये थी कि पी को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, धीरे धीरे पहले समस्याओं को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके उसका सॉल्यूशन भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार, अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया है, अभी बेसिकली मैंने डेफिनीशन ही एक्सप्लेन की है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको डेफिनीशन दिखाई, हम लोगों ने पढ़ा भी, समझा भी थोड़ा बहुत, और अभी डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया मैंने डेफिनीशन के बारे में। तो आई वांट कि आप सभी लोग एक बार इस स्लाइड को फिर से रिफर करें और देखें कितना सुपर एलिवेशन के बारे में आपको समझ में आया। ये सब मैं हटा देता हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है। सुपर एलिवेशन इज द ट्रांसफर स्लोप प्रोवाइडेड टू काउंटरैक्ट द effect of the centrifugal force and the reduce the tendency of the vehicle to overturn and to skid laterally outwards by raising the pavement outer edge with respect to the inner edge। ये पता है क्यों कर रहे हो तुम? इसको P के इफेक्ट को संभालने के लिए, इस X वाले फोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए अब तुम रोड की डिजाइनिंग में कुछ चेंज कर रहे हो मेरे लाल। और अगर आपने इस इमेज को ध्यान से देखा हो, मैं दोनों इमेज दिखाता हूं, यहां पर E1 आप रिफर कर सकते हैं इस इमेज को, E1 और E2 का लेवल सेम है, देख के भी विजुलाइज कर सकते हो। E1 एंड E2 बोथ द एजेस आर एट द सेम लेवल, और ये चीज आपने लिखी भी थी, देखिए इधर। बट तुम्हें नहीं लगता है इस इमेज में देख के कि E2 इज एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू E1? तो मैं नहीं लग रहा है कि जो आउटर एज, दिस इज गोइंग टू बी द आउटर एज, आउटर एज जो इस रोड की है वो कहीं ना कहीं मुझे देखने से लग रहा है कि हायर एलिवेशन पे एज कंपेयर टू द इनर एज। इसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन, इसी को तुम बोल सकते हो कैंट, और इसी को तुम बोल सकते हो बैंकिंग। सर समझ में तो आया जो आपने बताया, थोड़ा समझ में तो आया कि अब अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये E1 और E2 सेम लेवल पे हैं इन द केस ऑफ स्ट्रेट पाथ। जब रोड आपकी स्ट्रेट थी तब ये गेम चल रहा था, E1 और E2 बोथ आर एट सेम लेवल। बट अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ कर्व पाथ, अगर मैं बात करूं कर्व पाथ में, तो वहां पर कुछ रोड के हालात ऐसे हैं, ये दिस इज गोइंग टू बी योर E1 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर E2। लेट्स यूज द कैपिटल नोटेशन। लेट्स सी,
तो ये आपका हो गया E1 एंड दिस इज गोइंग टू बी E2। क्या इस डायग्राम को देखकर आप मुझे ये बता सकते हैं E1 इनर एज है या E2? तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी बताने में, क्योंकि आप रेस कर रहे हैं, आप किसका एलिवेशन रेस कर रहे हैं? आउटर एज का एलिवेशन रेस करेंगे, ना कि इनर का। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सुपर एलिवेशन। ये जो आपने अभी जस्ट डिफाइन किया है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। आई होप द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब कुछ नई बातें और जानने की इच्छा होगी आपकी। अभी तो सुपर एलिवेशन सर आपने समझा दिया कि हाँ, आउटर एज को हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड कर देंगे एज कंपेयर टू द इनर एज। और आने वाले लेक्चर्स में या और डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस कोर्स में जो फुल कोर्स हम लोग जब कंप्लीट करेंगे, कि ये जो x था, ये जैसे ही आपने आउटर एज को हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड कर दिया एज कंपेयर टू द इनर एज, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग दिस सुपर एलिवेशन, पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। इस P को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें एक फोर्स मिल जाएगा, और ये फोर्स मिलेगा हमें ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल। कुछ अलग से अरेंजमेंट नहीं करना है। हमारे व्हीकल का वेट तो है, मास है, तो वेट भी होगा, यस और नो। उस वेट का ही एक कंपोनेंट आएगा, उस वेट का ही एक कंपोनेंट होगा जो आपके इस P फोर्स को बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा just by providing this super elevation. So this is the basic concept of the super elevation. So I hope you enjoyed the session. So this was the demo lecture, जहाँ पर मैं आपसे बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग की बात करने चाह रहा था, और बहुत डिटेल्ड में, बहुत डेप्थ में सुपर एलिवेशन के सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। So this was all about for this session. Thank you everyone. Keep learning.